इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट में आज हमारे साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर BL मीणा साहब हैं। डॉक्टर BL मीणा साहब मेडिकल कॉलेज कोटा में कार्यरत हैं। इनसे हम इनके जीवन परिचय से लेकर और इनकी जो विधा है उसके बारे में बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर BL मीणा साहब से। डॉक्टर BL मीणा साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई आपकी, और कब से आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े? सर एक्चुअली में क्या, मैं एक बारां डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है अटपुर तहसील जी विलेज गांव ननावता जी जी वहाँ पर मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है। कक्षा 8 तक मैं वहाँ पर पढ़ा हूँ जी। हिंदी मीडियम स्कूल है वहाँ पर। और मेरे पापा एक किसान आदमी हैं और मदर एक हाउसवाइफ है, गृहिणी के रूप में काम करती थी। तो फिर वहाँ पर मैंने हमेशा मैं स्कूल में मतलब पढ़ने में होशियार था, हमेशा टॉप रहता था हमेशा स्कूल में। तो वहाँ से फिर मैं कोटा आ गया जी। कोटा में मैंने 9th और 10th में सूरज पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की सर जी। 9th 10th पढ़ने के बाद फिर मैं मल्टीपर्पज़ स्कूल में 11 12 यहाँ से पढ़ा। फिर मैंने 96 में 12th पास करने के बाद फिर मैंने एक PMT का एग्ज़ाम दिया जी जी। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया सर। सिलेक्शन होने में 97 में मेरा एडमिशन हो गया था मेडिकल कॉलेज SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर में जी। वहाँ से मैंने MBBS करी सर। 2003 में मेरी MBBS कंप्लीट होगी जी। कंप्लीट होने के बाद सर मैंने 2004 मेरा MD में चयन हो गया जी, जनरल मेडिसिन MD फिजिशियन। तो फिर मेरे को वहाँ जाने के बाद मेरा एडमिशन जलन मेडिकल कॉलेज अजमेर में हो गया सर जी। अजमेर में मैं 2004 से 2007 तक मैंने MD मेडिसिन जनरल फिजिशियन रहा। फिर वहाँ से जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हुई सर, तो मैं मेरी पोस्टिंग पहली पोस्टिंग हुई सर मेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्ज़ापुर जी। वहाँ पर मैं कम से कम 8 मंथ रहा जी। 8 मंथ होने के जब मेरे को लगा कि ये प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी सर। मैं एक बाइक से जाता था वहाँ पर, वहाँ देखता था कोई मतलब मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। न रहने के लिए कोई मकान, न रहने के लिए क्वार्टर, न पानी की व्यवस्था, कुछ नहीं थी। खुदावा रोड था। मैं 12 से अप डाउन करता था। तो मैं देखा यार मैंने MD करी तो मैं यहाँ रह के भी क्या करूँगा जी। जस्ट लाइक मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने MD क्यों करी, पोस्टिंग दी। फिर मेरा मतलब MLA साहब से मैं मिला, वहाँ से कहा कि सर मैंने MD कर रखी है जी मेडिसिन, तो मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तो मैं काम नहीं कर सकता सर। बिल्कुल है ना। तो फिर मेरा पोस्टिंग हो गया 12 डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में हॉस्पिटल 12 में जी जी। फिर वहाँ मैं 1.5 साल तक रहा सर। अच्छी सेवाएं दी मैंने वहाँ पर, काम भी किया, अपना अनुभव साझा किया जी। वहाँ पर जितने भी मेडिसिन के केस आते थे, मतलब जो भी इमरजेंसी आती सबको डील करता था, अच्छा काम था। फिर मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से मांगरोल चला गया जी। मांगरोल ट्रांसफ़र हो गया मेरा। मांगरोल में जाके देखा मैंने, वही वहाँ पर वही हम 2 ही फिजिशियन थे वहाँ पर, डॉक्टर उमेश कुमार विजय थे जी जी। और दूसरा मैं था, और एक मैडम थी मेरे साथ, मतलब मेरी वाइफ जो MBBS थी जी। तो वहाँ पर ऐसा लगता था कि वहाँ 24 घंटे हम काम करते थे। मतलब बर्डन इतना था, 500 की OPD 400 की OPD। जैसे घर पे आता है तो लगातार मरीज चलते थे, सारी रात मरीज, सारी रात मरीज। वहाँ एटलीस्ट 70 से 80 गाँव लगते थे मांगरोल कस्बे, जो मांगरोल कस्बा था टाउन वहाँ पर जी जी। और हम 2 फिजिशियन। उस टाइम डॉक्टर की बहुत क्राइसिस थी, 2010 और 11 की बात बताऊँ मैं। तो मैं वहाँ पर ये देखता था कि यार मैं हॉस्पिटल में जाऊँ तो मरीजों की लाइन, घर पे आऊँ तो मरीजों की लाइन जी, है ना। नहीं मेरे को खाने का टाइम, न सोने का टाइम, न अपनी पर्सनल लाइफ जीने का टाइम। फिर मैंने सोचा यार ऐसे तो कब तक चलेगा, है ना। फिर मैंने कहा यार मैं यहाँ नहीं रह सकता, या तो मतलब मेरे को वहाँ पर ये लगता था कि जैसे मैंने MD करी ना, उसका यूज़ होता ही नहीं था। जैसे MI के मरीज आए, कोई इमरजेंसी के मरीज आए, उनको मैं मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था जी जी। जस्ट लाइक जैसी पढ़ाई की जैसी पढ़ाई की वजह से सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं था। तो मैंने सोचा यार ये क्या मतलब है, मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं इन चीज़ों को करने से। एक खांसी जुकाम बुखार मलेरिया टाइफाइड के मरीज आप ट्रीट कर सकते हो पेरिफेरल लेवल पे जी जी। यदि कोई सिक मरीज आ जाए उसको एडमिट कर दिया तो आपके पास मेन पावर नहीं, यदि कोई एक्सपायर हो जाए तो हंगामा होता है, दैट्स ऑल। इसलिए सबसे मेन रीज़न होता है रेफ़र करने का। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। क्योंकि वहाँ पर
मैनेजमेंट नहीं है, वो आईसीयू नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, मतलब एनेस्थीसिया वाले नहीं है, कोई भी, मतलब आप सिक मरीज को वहाँ मैनेज कर ही नहीं पाते हो पेरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार मेरे को यहाँ नहीं रहना है। फिर मैंने सोचा कि यार मैं या तो डीएम की तैयारी करता हूँ जी। तो फिर मैंने डीएम की तैयारी करी सर। डीएम फिर मैंने सोचा कि यार कौन सा सब्जेक्ट में डीएम करूँ, कार्डियो में करूँ या नेफ्रो में करूँ या गेस्ट्रो में करूँ या न्यूरो में करूँ। जी जी। न्यूरो में देखा कि मेरा न्यूरोलॉजी में तो मेरे को लगा कि कोई इंट्रेंस करने लायक तो कुछ है ही नहीं। जी जी। सिर्फ दवाई लिखनी है और एक जनरल भी एग्जामिनेशन करना है, एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। मेडिसिन की वही दवाइयाँ वही सब कुछ, मतलब मेरे को ऐसा सोचा मैंने। हाँ हाँ। नेफ्रो में के बहुत ज़्यादा होते हैं, सिक बहुत होते हैं नेफ्रो का। मन कार्डियो में नहीं, कार्डियो में गेस्ट में एक दो बार मैं ऐसे में किसी गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से चर्चा है, तो वहाँ पर एक नई जैसे एंडोस्कोपी देख के ऐसा लगता था कि यार दूरबीन की जाँच होती है ना, दूरबीन से पथरी निकालते हैं, दूरबीन की मशीनें होती हैं ना, तो थोड़ा एक मतलब एक क्यूरियोसिटी हुई कि नहीं यार मैं डीएम गेस्ट्रोएंटरोलॉजी में डीएम करूँगा। तो मैंने तैयारी करती सर मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन मेरा 2013 में हो गया था वहाँ पर। 2013 से और 16 सितंबर तक मेरी डिग्री कंप्लीट होगी सर। जी जी। वहाँ पर मैंने जो भी हमारे एचओडी थे डॉक्टर संदीप निजावन, एसएस शर्मा जी और रुपेश पोकन्ना जी, जी जी, वेरी नाइस टीचर, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छा सिखाते थे। जी जी। और हमेशा इनकरेज करते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ आता है, आपको करो, नहीं आएगा, एफर्ट इन एफर्ट। बिल्कुल। मतलब वो कभी नेगेटिव थॉट सोचती नहीं थी, और जो काम करते थे ना उनको हमको सीखने को मिलता था। बिल्कुल। क्योंकि उनकी उम्र में जैसे 55-56 साल के हैं सर, है ना, 52-53 के, फिर भी एनर्जेटिक रहते थे, ना तो कभी है ही नहीं शब्द में नहीं। फिर हम सोचते थे यार सर कितने एनर्जेटिक है, इतने मरीज भी देख लेते हैं और इतना काम भी कर लेते हैं, सारे दिन यहाँ काम करते हैं 3 बजे तक, और घर पे जाके भी सारे दिन काम करते हैं, बहुत एनर्जेटिक। और हमेशा पॉजिटिव सोच, ऐसा कुछ नहीं है, वो नेगेटिव कभी थॉट आती नहीं थी उनके दिमाग में। तो उनसे हमको बहुत सीखने को मिलता था। नहीं हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं हर चीज़ में। नहीं अभी 2 बज रही है, ये काम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कर देंगे अभी 3 बजे तक, तो है ना। तो हर चीज़ को वो पॉजिटिव में सोचते थे। और हमारे जो तीनों टीचर थे, जैसे हमारे डॉक्टर एसएस शर्मा जी है, वो नॉर्थ इंडिया के सबसे फेमस एक एंडोस्कोपिस्ट, गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इंटरवेंशन में। जी जी, शानदार। और संदीप निजावन साहब भी थे, पोकन, मतलब सारे टीचर मतलब बिल्कुल। फिर वहाँ के बाद मेरी पोस्टिंग सर कोटा मेडिकल कॉलेज में होगी। कोटा मेडिकल कॉलेज में आ गए तो डॉक्टर अनिल शर्मा जी मेरे को मिले, वो मेरे सीनियर थे। तो हम दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन अच्छा है, तालमेल से काम किया। हमारे पास पहले जैसे मैं नहीं आया उसके पहले अपर जे लोअर जे एंडोस्कोपी करते थे हम। जी जी। तो फिर हमने दूसरे काम भी चालू किए, जो भी गेस्टों में जो एसएमएस में जो भी प्रोसीजर होते हैं वो हम सारे प्रोसीजर करते हैं। हम 2 होने के बाद भी हम सारे इंटरवेंशन करते हैं। हम अपर जे एंडोस्कोपी करते हैं, हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, हम यार्डसिपी करते हैं, पोलोपेक्टोमी करते हैं, हम इस पर स्टेंट डालते हैं, हम मेटल की स्टेंट डालते हैं। मतलब एवरीवन जो चीज़ एसएमएस में होती है वो हमने यहाँ सारी डेवलप कर ली, हम वो फैकल्टी ने मिलकर। जी। फिर भी हमें कई बार ऐसा लगता था कि यार ये चीज़ नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, हम उसको एफर्ट करते थे। मतलब कभी ये नहीं सोचते क्यों नहीं होगा, कोई बात नहीं बॉस, है ना, पेशेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, पेशेंट की मॉर्टेलिटी नहीं होनी चाहिए, डेट्स ऑल, पर इसका अपन को मतलब इसके भले के लिए अपन को करना है। बिल्कुल, है ना। तो हम डॉक्टर मीणा साहब, वास्तव में जो आपकी लगन चिकित्सा के प्रति और जिस विषय के प्रति आपकी, और आपने जो आपके जो शिक्षक हैं उनसे बहुत अच्छी सीख ली और आज उसी सीख पर आप कार्य कर रहे हैं, तो जो रोगी है वह भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मीणा साहब, ये जो गैस्ट्रो से संबंधित जो रोग हैं वो उसकी पहचान कैसे की जाती है? सर एक्चुअली के गेस्ट्रोएंटरोलॉजी की ब्रॉड स्पेक्ट्रम है टर्म। जैसे मान लो गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जीआईटी की डिजीज, जैसे जस्ट लाइक इसोफेगस की बीमारी है, पेट की बीमारी है, पेनक्रियाज की बीमारी, लीवर की बीमारी, आँत की बीमारी, बड़ी आँत की बीमारी, छोटी आँत की बीमारी, रेक्टम की बीमारी, ये सारी बीमारी आ जाती है। अब जैसे सर क्या होता है कि जैसे इसोफेगस, किसी को डिस्पेज हो रहा है सर, खाना खाने में दिक्कत हो रही है, तो खाना खाने में दिक्कत हो रही है, जैसे वो जनरल फिजिशियन के पास जाता है, किसी के पास जाता है, उनको समझ में नहीं आता सर। बिल्कुल। तो कहते हैं सर मेरे को खाना अटकता है, यार खाना खाने पे जलन लगती है। जी। तो हम सोचते हैं यार ओल्ड एज में आदमी है, खाना अटकता है, तो कुछ न कुछ मे बी पॉसिबल ऑर्गेनिक डिजीज़। जी। मतलब इसके रियल में कोई, यदि उसका वेट लॉस हो रहा है ऑर्गेनिक डिजीज़ हो सकती है। जी। तो हम उसको
या तो बेरे मील फ्लो मतलब जो एक रंगीन एक्सरे करवाते हैं जी। यदि वो हो जाता है तो फिर हम उसको एंडोस्कोपी करते हैं जी जी, है ना। तो एंडोस्कोपी में हमें प्रॉपर डायग्नोस हो जाता है कि वास्तव में उसमें कोई ग्रोथ है, कोई बिनाइन ग्रोथ है, कोई ट्यूमर है, तो उससे अपन को पता लग जाता है। जी जी, कई बार पेशेंट क्या होता है कि लॉन्ग टाइम में पेरिफेरी में घूमता रहता है, बिल्कुल, तो उसको पता नहीं चलता बेचारे को मेरे वास्तव बीमारी क्या है। वो फिजिशियन पाया जाता है, सर्जन पाया जाता है। सर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सर ये है कि जो कोई पेशेंट है, जैसे मान लो ओल्ड मैन आदमी 50 साल का है जी, और वो कहते हैं सर मेरे गले में दिक्कत है, मेरे को खाना खाते जलन होती है, या मेरा खाना खाता हूँ तो मेरा खाना अटकता है, और डेफिनेट मे बी पॉसिबल 90% ऑर्गेनिक डिजीज, मतलब उसके कुछ न कुछ पैथोलॉजी हो सकती है सर। जी जी, और फिर उसके बाद में स्टोमक है। स्टोमक में जैसे कोई कहता है सर मेरे को गैस बनती है, कब्जी रहती है ना, पेट फूल जाता है ना। तो मेनी डिजीज़ मतलब पेन एब्डोमन है ना, गैस बनना है, इंडाइजेशन है, वॉमिटिंग होना है, बहुत सारी बीमारियाँ, मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है। पर एक्चुअली में क्या जो हमसे जैसे हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, तो हमें पेशेंट को मतलब उसका डायग्नोसिस करने में हमें मतलब हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये वास्तव में सिंपल मरीज है या फिर ये रियल में मरीज है। बिल्कुल, हमें इसका एहसास हो जाता है। यदि किसी पेशेंट को हम मोस्टली तो ये है कि हम 90% मरीज तो जैसे अच्छे रेडियोलॉजिस्ट हो, जैसे मानो हम सोनोग्राफी और सीबीसी करवाते हैं, यदि उसमें कुछ पैथोलॉजी मिल जाती है अच्छे रेडियोलॉजिस्ट, तो डेफिनेट वो पकड़ में आ जाती है बीमारी। सीबीसी में किसी पेशेंट को एनीमिया है ना, मालएब्जॉर्प्शन पेट में, तो वो भी डायग्नोस हो जाती है जी। अब स्टोमक की बीमारी तो बहुत सारी होती है सर, है ना। जी जी जी, स्टोमक में जैसे मान लो एक्यूट पेनकेटाइटिस हो गया, लीवर एब्सिस हो गया, लीवर की बीमारी होगी, है ना, सी स्टोमक हो गया, बिनाइन ट्यूमर हो गया, कोई अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर, जी जी, कई बीमारियाँ होती हैं, है ना। कई पेशेंट आते हैं सर हमें खून की उल्टी होती है, और खून की उल्टी होने के कई रीज़न होते हैं सर, बिल्कुल, है ना। हो सकता है उसके जैसे वो बताता है, वो हिस्ट्री बताता है, एक मतलब एक तो ब्लैक रेड मतलब बिल्कुल लाल उल्टी हुई खून की, जी जी, तो लाल उल्टी होने का मतलब है कि वो फेफड़ों से आई उसकी उल्टी, और वो कहता है सर लाल भी थी थोड़ी ब्लैक भी थी, तो हम सोचते हैं कि नहीं यार GIT से आई है, मतलब पेट से उल्टी आई है, बिल्कुल। तो इनमें दोनों डिफरेंस। और मतलब अपर GI ब्लीड के जो पेशेंट है तो खून की उल्टी वास्तव में रियल में हो रही, तो उसकी एंडोस्कोपी बहुत ही ज़रूरी है जी जी, उसमें। क्या आप जैसे अपर GI ब्लीड के कोजेज, जैसे मान लो उसके पेट में अल्सर हो गया, बिल्कुल, या कोई मेलोरिवेस्टी जैसे जोर से खांसी आई, तो एक जैसे खाने की नली थोड़ी सी फट गई उसकी नीचे की जंक्शन से, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो, अक्यूट गैस्ट्राइटिस हो गया, कई बार जैसे लीवर की इसोफेजियल वेरिसिस हो गई, है ना, ड्यूरल अल्सर हो गया, है ना, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, कोई सिस्टमक हो गया, मतलब कई रीज़न होते हैं इससे। जी जी। डॉक्टर मीणा साहब, जो आज का वर्तमान जो खान पान चल रहा है, ये भी इस बीमारी से बिल्कुल ग्रसित है। बिल्कुल, एक्चुअली में क्या आज के ज़माने में फास्ट लाइफ है, बिल्कुल फास्ट लाइफ है। दूसरी बात, आप फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करते हो, चाय कॉफ़ी, और आप सेडेंटरी लाइफ होगी आपकी, आप मतलब फिजिकली वर्क तो करते ही नहीं हो ना। जी जी जी, तो ये फिजिकली वर्क नहीं होगा तो कैसे आपका डाइजेस्ट होगा। अब कई पेशेंट आते हैं हमारे पास, सब गैस बहुत बनती है और एसिडिटी बहुत रहती है जी। मैं पूछता हूँ उससे पहला क्वेश्चन होता है कि यार तो चाय कितनी बार पीता है, कि 10-12 बार चाय पी लेता हूँ जी। मन तो भूख कहाँ से लगेगी आपको, भूख लग ही नहीं सकती, बिल्कुल, है ना। फिर मैं कहता हूँ खाने में क्या करता हूँ, कचौरी खा लेता हूँ, रोज़ ही कचौरी खाता हूँ, बहुत से मेरे कहते रोज़ ही खा लेते हैं 2-3 दिन में। तो मैंने कहा यार ये बंद करो, है ना, लाइफस्टाइल चेंज करो अपनी। जी। और सर मैं बैठा रहता हूँ, है ना, तो मतलब थोड़ा सा एक वर्कआउट करो, है ना, थोड़ा घुमा फिरा करो, थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करो, फास्ट फूड, मिर्च मसाला तली हुई चीज़ थोड़ी कम करो, है ना, थोड़ा घुमा फिरा करो, मतलब मेंटली रिलैक्स रहो। स्ट्रेस में भी होता है ना, उससे भी एसिडिटी बनती है, एंजाइटी पार्ट होती है पेशेंटों को, है ना। कई पेशेंट अपने फाइनेंशियल की वजह से एंजाइटी होती है, कोई जॉब की वजह से एंजाइटी होती है, मतलब डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं हमारे पास जो अलग अलग सोच होती है जी। कोई कैसे परेशान है, कोई फैमिली की वजह से परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मीणा साहब, जैसे पहले लोग समझते थे कि जैसे हार्ट का ही सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलती है, लेकिन आजकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की भी बीमारियां अधिकतर। हाँ, एक्चुअली में क्या सर हमारे पास क्या है कि पेशेंट लेट आता है हमारे पास जी, तुरंत नहीं आता, तुरंत सबसे पहले वो फिजिशियन के पास जाता है जी जी, फिजिशियन और सर्जन के पास जाता है। हमारे पास तो जब उसको एडवांस बीमारी हो जाती है, जैसे मान लो बीमारी फैल गई, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बताता है, मतलब अवेयरनेस नहीं है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी
के जो डिपार्टमेंट है, जो बीमारियां हैं, उनके बारे में पब्लिक को इतना जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, सही बात। अभी जानकारी का लेक ऑफ मतलब अनुभव अभी मतलब लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि यार हमारे पेट की बीमारी तो हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं। बिल्कुल। इस बारे में मतलब जानकारी हो तो उनका अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट हो सकता है। जी। अब क्या होता है कि कई पेशेंट होते हैं, साहब हमारे पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, पेरीफ्री में सोनोग्राफी करवा ली, वो नॉर्मल होती है, पेरीफ्री में रेडियोलॉजिस्ट बिल्कुल होते नहीं ढंग के, तो बेचारे जो गांव के पेरीफ्री के मरीज वो घूमते रहते हैं। फिर वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको देखते समझ जाते हैं यार पेशेंट वास्तव में इसका ना ऑर्गेनिक डिजीज हो सकती है, रियल में बीमार हो सकता है। तो उसके जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो किसी को तो सी स्टमक निकलता है, किसी को सी कोलोन निकलता है ना, एडवांस स्टेज में, तो फिर वो मेड्स आ जाते हैं तो फिर उनका कुछ नहीं कर सकते। यदि वो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है तो मे बी सर्जरी प्लान हो सकती है, कीमो रेडियो, उसकी लाइफ सर्वाइवल एटलीस्ट 5 to 10 ईयर तक बढ़ जाती है, मतलब आफ्टर सर्जरी की बात। जी जी। तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लोगों को पता ही नहीं गैस्ट्रो में कौन सी बीमारियाँ होती हैं। वो एक्चुअली में सिंपल ले लेते हैं हर चीज़ को कि नहीं यार गैस से तो बन रही है ना, कि ठीक है बाबा को यहाँ दिखा लेते हैं। कई पेशेंट आते हैं जैसे पीले हो गए साहब, अब वो पीले जाते, एक तो अपने हिंदुस्तान में क्या जैसे बाबा जी के पास चले जाते हैं तो मनता लेते पीले को ना, ये बड़ी धारणा है कि वो माला बांध दी उससे पीला कम हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता सर। जी जी। पीले भी कई टाइप का होता है ना, ऐसा भी नहीं कि भाई पीला लीवर से होता है, लीवर के बाहर भी होता है, लीवर के अंदर भी होता है, हेमोलाइसिस भी हो जाता है। जी जी। किसी टाइप के पीले होता है, पर वो जो हमारे पास पहुंचेगा तो हम डायग्नोस करेंगे ना। वो फिजिशियन सर्जन के पास घूमता रहता है तो एडवांस में हो जाता है। बिल्कुल। और एडवांस में हो जाता है तो फिर वो नॉन क्योरेबल डिजीज होता है, एडवांस बीमारी हो जाती है, फिर उसका कुछ कर ही नहीं सकते। जी। डॉक्टर साहब, मेडिकल कॉलेज में इस तरह के रोगी पहले बाहर जाया करते थे, जब से कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज बना है तब से इस तरह के रोगियों की भरमार आपके विभाग की तरफ आती है, और आप जैसे विद्वंजन मतलब रोगियों को ठीक करके भी बेचते हो, तो आज मतलब पहचान बढ़ी है। तो आउटडोर कितना रहता होगा सर इसका? सर आउटडोर हमारा 3 दिन आउटडोर रहता है। एक तो मंडे को रहता है जी, एक फ्राइडे को रहता है, एक ट्यूसडे को रहता है, सोम मंगल और फ्राइडे, जी, मतलब 3 दिन में ओपीडी रहता है। उसमें 2 दिन मेरा रहता है, दो दिन हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर अनिल शर्मा जी का रहता है। पर हमारे पर ओपीडी में 150 से 200 मरीज आते हैं सर। जी। पर आप समझने लगे लोग बात जी, काफ़ी बिल्कुल बड़ी है ना, समझने लगे क्या बात। सर ये अवेयरनेस के लिए क्या इस तरह की जागरूकता मेडिकल कॉलेज की तरफ से कराई जाती है, जैसे कोई इस तरह के रोग के बारे में? एक्चुअली क्या सर, सबसे पहले तो क्या होता है कि जैसे ऐसी जागरूकता तो नहीं कराई जाती, पर फिर भी जैसे पेरीफ्री में कोई बैठा है, जी जी डॉक्टर है ना, कोई जैसे आरएमपी है, कोई डॉक्टर कोई तो कहता है यार तू ने एक बार गेस्ट वाले के पास चले जा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। जी जी जी। तो आ जाते हैं। फिजिशियन भी कई बार बोल देते हैं कि यार गेस्ट्रो वालों को दिखा ले, ये पीलिया है, तेरे को पता नहीं किस टाइप का पीलिया है। जी जी। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जैसे अपर जीआई के लिए बेचते हैं, कोलोन के जो इंस्ट्रूमेंट जो हमारे गेस्ट्रो की जो इन्वेस्टिगेशन उनके लिए रेफर करते हैं हमारे पास। जी जी। तो उससे हमारे पास मरीज आ जाते हैं, फिर उनको समझ में आ जाता है मरीजों को कि नहीं यार ये डॉक्टर साहब पेट के, लीवर के, हाथों के, पेनक्रियाज के यही हैं, तो उन्हीं के पास फिर उनके फैमिली वाले मेम्बर जो भी बिल्कुल, मतलब ऐसी एक दूसरे से जागरूकता भी नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में इस तरह की जो सुविधा है उससे ये आम जन से ही मतलब जागरूकता का एक भाव पैदा होता है। डॉक्टर साहब, जो आपके विभाग में जो मरीज आते थे, यानी पहले इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी, यानी बाहर जाना पड़ता था, जयपुर या अहमदाबाद कहीं जाना पड़ता। आज पेशेंट हाड़ोती का यहीं रुक रहा है, तो आपको कैसा लगता है उस? नहीं, हमें बहुत खुशी होती है सर। हम ये चाहते हैं कि हम गैस्ट्रो डिपार्टमेंट को मतलब इतना एडवांस कर लें, बहुत ज़्यादा। मतलब हम चाहते हैं जो अपोलो मेदांता में जो मतलब जो प्रोसीजर होते हैं, जी, जो जी। मतलब लीवर से संबंधित, वो हम धीरे धीरे डेवलप करना चाहते हैं। अब हम एक्चुअली क्या, अभी नई बिल्डिंग में हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं सर, है ना, और अब हम उसको ना जिससे हम जो एसएमएस से भी एडवांस, मतलब हमारी कोशिश रहेगी कि हम और एडवांस करें। जी जी। और एडवांस करें, मतलब लोगों को इतना बेनिफिट दें कि नहीं यार, हमें खुशी होती है सर, जैसे कोई मरीज ठीक होता है तो हमें खुशी होती है। जी। हमें बहुत खुशी होती है कि नहीं यार हमने इसकी लाइफ बचा ली। ये तो हमारे पास इतना सीरियस आया था, ये इसका बिल भी 36 था, 38 था सर, ये नहीं मानोगे। पर हमारे पास एक्चुअली क्या, किसी पेशेंट में पेशेंस होता है ना जी, तो वो हमारे पे विश्वास करता है। बिल्कुल। क्या होता है कि जिनके पास पैसे नहीं होते वो तो विश्वास कर लेते हैं, वो कहते हैं सरकारी सिस्टम में यहाँ पर इलाज नहीं होता। जी। वो सोचते हैं यार डॉक्टर
2-3 बार आते हैं, 3 बार आते हैं। अब प्राइवेट में क्या सर आईसीयू होती है, बिल्कुल, एक स्टाफ होता है उनके, तो 24 घंटे मतलब दिखावा ज़्यादा होता है। पर ऐसा कुछ नहीं, जो इलाज हम करते हैं वो इलाज जयपुर होता है, वो अहमदाबाद होता है, दिल्ली एम्स में। जो हमारा इलाज गेस्ट में वही इलाज सब जगह होता है। जी पर जी, किसी पेशेंट में यदि पेशेंस होता है तो ठीक होकर चला जाता है। कई बिल्कुल, मरीज ऐसे हैं जिनका बिलिरुबिन 50 भी हो गया, 50, इवन लीवर फेलियर में जाने की कंडीशन, जी जी, उनके पास पैसे कुछ नहीं थे एक पेशेंट के पास। तो मैंने कहा कि सर हमारे पास कुछ नहीं, हमारे रिश्तेदार आते हैं रोज़, हमें कहते हैं कि आप अहमदाबाद दिखा ले, दिल्ली एम्स दिखा ले। जी जी, मन कि आप मेरे पे विश्वास है ना, आप ठीक हो जाओ, धीरे धीरे थोड़ी तसल्ली रखो। जी जी, तो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया। यदि वो पैसे वाला होता है, उसमें पेशेंस नहीं होता, तो तुरंत 2 दिन के अंदर चला जाता है। बिल्कुल सही पर है। पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। अब यूँ कोई पेशेंट कहता है लीवर सिरोटिक लीवर है, जैसे किसी का लीवर ख़राब हो गया, ठीक है सर, तो वो कहता है कि सर कब तक ठीक हो जाएगा। मन की देख, ऐसा है जो हमारा इलाज ये चल रहा है ना, वही तो एम्स में भी वही चलेगा, दिल्ली भी चलेगा, बॉम्बे भी चलेगा, तो कहीं भी ले जा, हमने जो इलाज कर दिया वो 150। और सर हम जिनके पास पेशेंस नहीं होता हम उनको रेफर करते हैं ना, वो कहते हैं सर वहाँ जाके एक्सपायर हो गया वो। हम हाँ, फीडबैक बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, फीडबैक लेते हैं। मैं क्या हुआ यार, वो आपके मरीज को हमने भेजा था ना, कि नहीं सर वो तो एक्सपायर हो गया, तो आपने बोल ही दिया था। मन की हमें सब पता रहता है कौन सा मरीज की लाइफ एक्सपीरियंस। अब ये बताओ सर, किसी का मतलब हम रेफर करने से किसी की लाइफ सेविंग हो जाती है तो हम क्यों नहीं करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमें सब पता रहता है किसकी मरीज़ की किसकी जान बच सकती है, किस में क्या हो सकता है, ये हम सारा आइडिया रहता है। यानी पेशेंस का ही खेल है सर। पेशेंस का खेल है। जी, यदि आपने विश्वास किया, ट्रस्ट किया, तो ठीक हो जाएगा। और यदि फिर हमने कह दिया नहीं यार ये सीरियस है, सिक है, ये मुश्किल है सर्वाइवल, जी जी, तो वो वास्तव मुश्किल ही होता है, चाहे वो एम्स ले जाए चाहे कहीं भी ले जाए, वो एक्सपायर होना ही है उसका। जी, ये हमें पहले से आइडिया हो जाता है। डॉक्टर साहब आजकल ज़्यादातर पेट की बीमारियाँ जैसे जर्दा गुटखा, ये सबसे खतरनाक रोल है इसका। हाँ, जर्दा गुटखा तो सर ओरल म्यूकोजल कैंसर ये ज़्यादा डेवलप होते हैं। जी जी, ओरल म्यूकोजल फाइब्रोसिस पर सबसे ज़्यादा है एल्कोहल। जी जी, एल्कोहल आजकल बहुत ज़्यादा पीता है सर। बिल्कुल, एल्कोहल से मतलब इतने सिरोटिक लीवर है, मतलब आप देखो कि हमारे वार्ड में जैसे 15 मरीज एडमिट है हमारे पास, जी जी, उसमें से 10 तो एल्कोहलिक लीवर डिजीज होते हैं। उसका मेन रीज़न उनका लीवर ख़राब होने का एल्कोहल, जी, क्रॉनिक एल्कोहल। कितने साल से पी रहा है, शाम में 10 साल से रोज़ पी रहा हूँ, 10 साल से रोज़ पीता है। जी, बट डिपेंड ऑन करता है कि सर उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा है। कोई 10 साल तक पीता है तो भी उस बचा रहता है, और कोई 5 साल पीता है तो भी उसको क्रॉनिक पेन का पेन क्या सिकुड़ जाता है, लीवर खराब जाता है। बिल्कुल, पर एल्कोहल मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज है कि एल्कोहल की वजह से ही लीवर पेनक्रियाज ये खराब होता है। जी जी, और एक बार यदि इरिवर्सिबल सिरोसिस हो गया, लीवर खराब हो गया, तो उसका कोई इलाज नहीं सर। कोई तो लीवर ट्रांसप्लांट परमानेंट इलाज तो, या फिर कंजर्वेटिव। जैसे मान लो किसी को पेट में सूजन आई है ना, सिर्फ पेट में पानी भरा है, तो ऑन ट्रीटमेंट वो 5 से 6 साल चल जाता है यदि वो ट्रीटमेंट रेगुलर होता है। फिर क्या है कि वो धीरे धीरे डिटोरेट हो जाता है, फिर उसकी नहीं होता, एक्सपायर होता ही है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं उसका। और फिर क्या हो, एल्कोहलिक जो पेशेंट होता है ना, हैबिचुअल एडिक्शन हो जाता है उनको, ज़बरदस्त एडिक्शन हो जाता है एल्कोहल का। बिल्कुल, वो कहते हैं कि सर मैं नहीं पीऊँगा, पर वो वापस जाते ही थोड़ा सही हुआ वापस पी जाता है, बिल्कुल, फिर वो वापस ज़्यादा गंभीर स्थिति में आता है वो। बिल्कुल, फिर उसके साथ वाले कहते हैं सर इसने पी ली शराब, यार आपको समझाया था ना कि भाई इसके लिए एक पेग आधा पेग भी इसकी लाइफ टू डेंजर, मतलब इसकी जान को खतरा हो सकता है, पर नहीं समझते सर। जी, हैबिचुअल एडिक्शन, ज़बरदस्त एडिक्शन हो जाता है। जी, डॉक्टर साहब जाते जाते हड़ौती की जनता को जो मेडिकल कॉलेज में इस तरह की सुविधाएं मिल रही है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेडिकल कॉलेज में सर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में सारी सुविधाएं हैं, है ना। डेफिनेट थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मैन पावर की दिक्कत है, पर हम जो भी जयपुर में या एम्स में जो भी प्रोसीजर होते हैं हम सारे प्रोसीजर कर रहे हैं यहाँ पर। जी, हमारे पास एंडोस्कोपी होती है, कोलोनोस्कोपी होती है, मैनोमेट्री होती है, यूएस होती है, आरसीपी होती है ना, और लीवर एप्स ड्रेन होते हैं, मतलब एवरी चीज़, चाहे मैं खुद कर लूँ चाहे हमारे सीनियर बॉस कर लें, पर हम करते हैं सब। मतलब हमारी कोशिश रहती है कि हमारे पास मरीज आया वो ठीक होके जाता है और वो वापस हमारे फीडबैक वापस आता है हमारे पास, तो हमें बहुत खुशी रहती है कि यार नहीं हमने इसकी जान बचा ली और ये हमारे ऊपर विश्वास किया इसने। तो हम चाहते हैं कि हम गैस्ट्रो डिपार्टमेंट को और आगे ले जाएंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गैस्ट्रो डिपार्टमेंट को एक जैसे यहाँ सरदाना जी, जैसे विजय सरदाना जी डिपार्टमेंट को डेवलप किया, वैसे हम गैस्ट्रो डिपार्टमेंटों को भी मतलब 2 या 3 साल में एक अचीवमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट बना देंगे। जी जी, ये थे हमारे साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर BL मीणा साहब, मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं, और इन्होंने जिस तरह
इस बीमारी के मामले में बताया। सजग रहें और समय पर चिकित्सक को दिखाएं तो मतलब ये बीमारी आसानी से ठीक हो सकती है। कहीं बाहर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट थे डॉक्टर मीणा साहब। अगले हफ्ते एक नए गेस्ट से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार।